चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एफआईआर के बारे में कि एफआईआर क्या होते हैं, जीरो एफआईआर क्या होता है, चार्जशीट क्या होता है। ये सारी जो बातें हैं ना हम लोग जानेंगे। देखिए, दुनिया में जितने भी क्राइम होते हैं, जितने भी अपराध होते हैं, वो दो तरह के होते हैं। एक संगीन अपराध होते हैं, एक असंज्ञेय अपराध होता है। मतलब एक कॉग्निजेबल और एक नॉन कॉग्निजेबल अपराध होते हैं। देखिए, अपराध जितने भी होते हैं दो तरह के होते हैं। एक कॉग्निजेबल ऑफेंस और दूसरा होता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। देखिए, कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब होता है संगीन अपराध और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब होता है असंज्ञेय अपराध। ठीक है ना। मतलब देखिए, असंज्ञेय अपराध क्या होता है कि इसमें छोटा मोटा केसेस आता है। जैसे मान लीजिए कि किसी से छोटा मोटा, किसी से हाथापाई हो जाना, तू मुई में एक चिमटा हम मार दिए, एक चिमटा वो मार दिए, मतलब छोटे मोटे जो केसेस आते हैं वो जो रिपोर्ट लिखी जाती है वो आता है नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। मतलब इसमें जो रिपोर्ट लिखाई जाएंगी, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में जो रिपोर्ट लिखाई जाएंगी उसको कहते हैं नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। कहने का मतलब ये छोटा मोटा केसेस के अंदर आता है। असंज्ञेय का मतलब क्या, छोटा मोटा, जैसे छोटा मोटा मारपीट। मान लीजिए कि आपका कोई मोबाइल खो गया या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट खो गया जो खास उतना जरूरी नहीं था, लेकिन फिर वो उसकी छानबीन के लिए ये आपका केस लिखी जाएंगी नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। ठीक है ना। मतलब इसमें जो है ना सीरियस लेकर नहीं चली जाएंगी कि नहीं तो अबे कर या ये वो, मतलब जो सीरियस इसमें नहीं चलता है नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट में। तो देखिए, कई जगह इसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं नॉन कॉग्निजेबल असंज्ञेय अपराध को एनसीआर के नाम से जानते हैं और बिहार में शायद इसको समहा के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है ना। तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब होता है इसमें सीरियस मैटर नहीं चलता है। इसमें 90 दिन के अंदर में मजिस्ट्रेट अधिकारी को जवाब देना होता है कि नहीं सीरियस केस नहीं था, इस कारण से इसको छोड़ दिया गया। तो नॉन कॉग्निजेबल में छोटे मोटे केसेस आते रहते हैं, ध्यान देंगे। लेकिन जो बड़े बड़े क्राइम होते हैं वो सब क्राइम किसके अंतर्गत आते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस। जैसे मान लीजिए चोरी करना, बलात्कार करना, डकैती करना या किसी को चाकू घोंप देना, बम चलाना, ये सब क्या होते हैं, ये सब बड़ा अपराध हो गया। और बड़ा अपराध जो होता है ना कॉग्निजेबल ऑफेंस में आते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस में देखिए, कॉग्निजेबल ऑफेंस को हम लोग हिंदी में संगीन अपराध कहते हैं, मतलब बहुत बड़ा अपराध। ठीक है। मान लीजिए कोई व्यक्ति कॉग्निजेबल अपराध किया, बहुत बड़ा अपराध किया। अब जो अपराध करेगा पहले वहां पर एफआईआर दर्ज करी जाएंगी। एफआईआर का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ये एफआईआर दर्ज होने के बाद क्या होता है, इसमें जो पुलिस होती है सीरियस होती है। सीरियस वो छानबीन करने के बाद क्या करेगा, वो आपको पकड़ेगा, पकड़ा जाने के बाद आपको जेल में डाल सकता है। तो एफआईआर जो ना बहुत मतलब इंपॉर्टेंट होता है। कहने का मतलब एफआईआर को लोग सीरियस लेकर चलते हैं, लेकिन एनसीआर उतना सीरियस नहीं होता है। इसमें क्या छोटा मोटा झगड़ा मारपीट होते रहता है। गाँव समाज में देखे होंगे क्या होता है, जब दो भाइयों या दो घरों के बीच झगड़ा होता है तो पुलिस जल्दी नहीं आती, 2-4 दिन या 2-4 घंटे या लेट में आती है। क्यों? इसका रीजन यही है कि वो जानते हैं कि हो सकता है ये अपने आप सुलझ जाए। लेकिन होता क्या है कि अपने आप में चाकू घोपा घोपी कर लेता है लोग, तो तुरंत पुलिस को आना पड़ता है। ठीक है ना। तो यहाँ का जो पुलिस है वो सीरियस लेकर नहीं चलती है। वो जैसे केस करी जाएंगे, रिपोर्ट करी जाएंगी थाना में, तो वो लिखते हैं नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट में लिखी जाती है। वहां पर जब आप हस्ताक्षर करेगा तो ऊपर लिखा रहता है कि हस्तक्षेप नहीं करने वाला केस। ठीक है ना, रिपोर्ट। तो वहां पर पुलिस जल्दी नहीं आती। जब दो भाइयों के बीच झगड़ा होता है वो लेट से आता है, 2 घंटे 4 घंटे, 1 दिन 2 दिन के बाद आएंगे। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि ये हम लोगों का यहाँ पर हस्तक्षेप करने वाला ये झगड़ा नहीं है, केस नहीं है। ठीक है। तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब है छोटा मोटा अपराध। ठीक है। लेकिन संगीन अपराध का मतलब हो गया बहुत बड़ा केसेस। जैसे मान लो कि आपने बम फेंका, बलात्कार किया, डकैती किया, ये सब क्या होते हैं, संगीन जोड़ में आते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस में आते हैं। अब इसमें जब केसेस लिखाई जाएंगी तो उसके लिए दर्ज करी जाती है एफआईआर, जिसका फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अब देखिए, जब आप केस लिखवाने जाइएगा तो वहां पर सीरियल नंबर देता है कि 165, 150, 50। तो इसका मतलब क्या, आपको ऐसे लिखेगा। इसका मतलब होगा सीरियल नंबर जो एफआईआर का लिखिए। जैसे मान लीजिए कि 165 बार 2019 है, तो इसका मतलब है कि उस थाना में 2019 में 165वां नंबर आपका केस जारी है। मान लीजिए कि मैं ऐसा लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, मैंने लिख दिया 172/2020। ठीक है ना। तो इसका मतलब हो गया कि उस थाना में 2020 में जो केस एफआईआर दर्ज कराई गई है वो 172वां नंबर केस दर्ज एफआईआर कराई जा रही है। ठीक है ना। तो इस सीरियल नंबर को आप समझ गए होंगे। देखिए, एफआईआर का मतलब हो गया जैसे ही आप एफआईआर दर्ज करेंगे यहाँ पर पुलिस सीरियस हो जाती है। पुलिस क्या करती है, अपना छानबीन करना स्टार्ट कर देती है। यहाँ पे स्टार्ट होता है। अब ध्यान देने वाली बात है कि जैसे ही केसेस होगा, मान लीजिए कि एफआईआर, ध्यान देंगे,
एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस इसमें बहुत जल्दी छानबीन करती है, लेकिन इसमें नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस जल्दी छानबीन नहीं करती है क्योंकि इसमें छोटे मोटे झगड़े आते हैं। लेकिन एफआईआर जैसे ही आप दर्ज कराएंगे, उसमें सीरियल नंबर दर्ज कराएंगे, सीरियल नंबर उसमें दी जाती है। एफआईआर दर्ज कराने के बाद पुलिस बहुत जल्दी उसमें हस्तक्षेप करती है, अपनी प्राथमिकी वहां पर दिखाती है। उसके बाद देखिए जीरो एफआईआर क्या होता है, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। देखो एफआईआर का मतलब एफआईआर जैसे ही आप दर्ज कराएंगे पुलिस उसमें सीरियस हो जाती है, छानबीन बहुत जल्दी करना स्टार्ट होती है, और भी बातें बताऊंगा। अभी जीरो एफआईआर जान लीजिए। देखिए जीरो एफआईआर में कोई सीरियल नंबर नहीं होता है, लेकिन जो एफआईआर दर्ज कराते हैं उसमें सीरियल नंबर होती है, लेकिन जीरो एफआईआर में नहीं होता है। मान लीजिए कि मेरा केसेस मेरे इस थाने का है, ठीक है ना, और मैं किसी और थाने में जाकर केसेस लिखाऊं, तो वहां जो केस लिखवाया गया वो आपका होगा जीरो एफआईआर, ठीक है ना। क्या होगा? जीरो एफआईआर। जीरो एफआईआर का मतलब अपना थाना क्षेत्र छोड़कर किसी और थाना क्षेत्र में एफआईआर दर्ज कराएंगे तो उसको सीरियल नंबर नहीं दी जाती है, वो जो केसेस होगा वो होता है जीरो एफआईआर। तो जीरो एफआईआर का मतलब देखिए, मान लीजिए कई बार होता है कि थाना जो हम लोग का थाना क्षेत्र आता है उसके जो पुलिस होते हैं, दरोगा होते हैं, वो हमारे केसेस नहीं लिखते हैं, तो हम किसी और थाना में भी जाकर केस कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि दूसरा थाना वाला हमारे केस नहीं लिखेगा। अगर केस नहीं लिखता है तो सीआरपीसी 154 के धारा के तहत वही अपराधी हो जाएगा, खुद वो अपराधी हो जाएगा। इस कारण से जब निर्भया हत्याकांड हुआ था तो उस समय ये लागू करी गई थी सीआरपीसी के तहत 154 धारा के अंतर्गत आप कहीं भी रहें केस लिखा जा सकता है, लेकिन वहां जो केसेस लिखे जाएंगे, वहां जो सीरियल नंबर दिए जाएंगे वो जीरो लग जाएगा, और वहां जो एफआईआर दर्ज होगा उसी को हम लोग बोलते हैं जीरो एफआईआर। लेकिन अपने थाना क्षेत्र में जो केस दर्ज कराएंगे वो आपका एफआईआर दर्ज होगा, लेकिन किसी और थाना क्षेत्र में जो आप एफआईआर दर्ज कराएंगे वो आपका हो जाएगा जीरो एफआईआर। तो किसी और थाना क्षेत्र में जब अपना केसेस लिखवाएंगे तो वही केसेस आपका जीरो एफआईआर कहलाता है, लेकिन अपने थाना क्षेत्र में जो केस लिखवाएंगे वो एफआईआर हो जाएगा। और एफआईआर में क्या होता है, पुलिस बहुत जल्दी छानबीन करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन एक बात देखिएगा, जीरो एफआईआर का मतलब क्या होता है, जब आप केसेस करेंगे अपना थाना क्षेत्र छोड़कर कहीं और करेंगे। देखिए ये जीरो एफआईआर आखिर क्यों लागू किया गया, इसका रीजन ये था कि मान लीजिए कि हम यहाँ के रहने वाले हैं और हम किसी और के यहाँ गए, वहां पर मेरा क्या हो, वहां पर मेरा हत्या हो गया या गाड़ी एक्सीडेंट या कुछ भी हो गया, तो वहां मेरा क्या होगा, एफआईआर जो दर्ज होगा वहां पर वो हो जाएगा जीरो एफआईआर। यही रीजन देखकर क्या करी गई थी कि जीरो एफआईआर लागू करी गई थी, ठीक है ना। यही रीजन कि मान लीजिए मैं कहीं और रहता हूँ, वहां पर मेरा एक्सीडेंट या कुछ भी हो जाए तो वहां मेरा केसेस दर्ज होगा। अब क्या होगा कि वहां की पुलिस छानबीन करेगी और वो क्या करेगी, जहां के हम रहने वाले हैं वहां पर क्या करेगी, उस केसेस को अलर्ट कर देगी, फिर भेज देगी। जैसे मान लीजिए कि सुशांत सिंह राजपूत के एग्जांपल लेकर चलते हैं, तो चूंकि वो मुंबई के रहने वाले थे, लेकिन यहाँ से उनके पापा, उनके जो पिताजी थे वो पटना से केस किए। इसी कारण से यहाँ की पटना की सरकार मुंबई में गई थी छानबीन के लिए। अब देखिए जैसे आसाराम बाबू का आप नाम सुने होंगे, तो वहाँ की आसाराम बाबू के नाम तो आप सुने होंगे, जानते भी होंगे, हालांकि उनके बारे में पूरा विस्तार से बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आसाराम बाबू जब एक लड़की के संग दुर्व्यवहार किए और बहुत सारे लोगों के संग किए थे, लेकिन बता रहा हूँ, तो वो लड़की वहाँ राजस्थान के थाने में गई केस करने के लिए, तो वहां का पुलिस उनकी केस नहीं लिखा, तो लड़की दिल्ली चले आई, क्योंकि लड़की जानती थी कि जो आसाराम बाबू है उनकी पहुंच तो सिर्फ राजस्थानी सरकार में होगी, उनको दिल्ली से क्या लेना देना है। तो वो लड़की वहां पर जाती है, दिल्ली में जीरो एफआईआर लिखवाती है, ठीक है ना। और वहां का पुलिस क्या करता है, वहां का दिल्ली का जो पुलिस होता है वो जीरो एफआईआर दर्ज करता है और देखता है कि सही है कि गलत है। छानबीन करने के बाद वो क्या करता है, वो जो एफआईआर था जीरो एफआईआर कोर्ट में चला जाता है। उसके बाद आसाराम बाबू के संग क्या होता है ये अब तो जानते ही होंगे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब जो अपना क्षेत्र छोड़कर जब कहीं और पर यदि आप एफआईआर दर्ज करते हैं कहीं और क्षेत्र में, किसी और थाना क्षेत्र में, तो वो कहलाता है जीरो एफआईआर। और ये नहीं है कि कोई और थाना क्षेत्र आपका केस नहीं लिखेगा, यदि नहीं लिखेगा तो सीआरपीसी 154 धारा के तहत वही अपराध हो जाएगा, वही क्रिमिनल हो जाएगा, ठीक है ना। तो समझ गए होंगे एफआईआर और जीरो एफआईआर क्या होता है। जीरो एफआईआर जब अपने थाना क्षेत्र में जो केस दर्ज कराएंगे, जो संगीन अपराध होगा वो एफआईआर के अंतर्गत आएंगे, और लेकिन जब अपना थाना क्षेत्र छोड़कर जो संगीन अपराध का केस दर्ज कराते हैं वो होता है जीरो एफआईआर। अब देखिए जैसे ही आप एफआईआर दर्ज करेंगे, अब वहां का पुलिस क्या करेगा, छानबीन करना स्टार्ट करेगा और देखेगा, वो फैसला करेगा, छानबीन करेगा कि आखिर ये केस गलत है या सही है, आखिर जो इस पर आरोप लगाया गया वो गलत है कि सही है। यदि आरोप आपका सही होगा तो वो क्या करेगा, चार्जशीट तैयार करेगा। चार्जशीट, अब देखिए चार्जशीट जब तक तैयार नहीं होता है तब तक आप क्या कर सकते हैं, दरोगा से कुछ पैसों से देकर या घूस देकर आप क्या कर सकते हैं, अपने पार्टी को या अपने आदमी को जेल से बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन जैसे ही चार्जशीट आपका कोर्ट में पहुंच जाएगा, वहां पर आईपीसी धारा का काम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब यहां से स्टार्ट होगा आपका, जैसे ही चार्जशीट आपका रेडी हो जाएगा, वहां से क्या होता है कि आईपीसी धारा क्या होता है, खत्म हो जाता है, वहां से सीआरपीसी का धारा स्टार्ट होता है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के द्वारा यहाँ पर काम स्टार्ट होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, चार्जशीट क्या होता है पहले ही बता दो। चार्जशीट में ये दर्ज कराई जाती है कि आपका जो केस है वो क्या है, आपने क्या किया, चार्जशीट
एक पेपर होता है जिसमें आपके क्राइम को, आपके अपराध को लिखी जाती है चार्जशीट में। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही आप एफआईआर दर्ज कराएंगे, अब उस पर पुलिस का निरीक्षण करेगा कि आखिर ये फैसला, आखिर ये जो क्राइम किया है वो सही है कि गलत है। यदि सही होगा तो आपका चार्जशीट रेडी करेगा। इसके बीच में यदि आप छुड़ा लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो सरिये जेल में जाकर वहां से चार्जशीट आपका जेल में चला जाएगा, कोर्ट में चला जाएगा। कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट का चक्कर काटते, जानते ही कोर्ट की दशा क्या, जिंदगी भर काटते रहेंगे तो वो जेल से आपका बेल नहीं होने वाला है। तो कहने का मतलब दोस्तों यही है कि चार्जशीट अगर जेल में चल जाए, कोर्ट में चला जाता है, तो सीआरपीसी के यहाँ पर काम स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ से काम स्टार्ट होगा तो मान लीजिए क्राइम आपका छोटा होगा तो सरकार क्या करती है, कोर्ट क्या करता है, उसको छोड़ देता है, मतलब 2 4 5 महीने, साल भर, 2 साल का सजा सुना के छोड़ देता है। लेकिन यदि क्राइम बड़ा होगा तो वो आपको नहीं छोड़ने वाला है, क्योंकि वो जानता है बाहर जाएगा तो फिर वही करेगा, इसी कारण से वो छोड़ता नहीं है। मान लीजिए आप किसी को चाकू मार दिए, छुरी घोप दिए, तो इस स्थिति में क्या छोड़ने वाला है, वहाँ उम्र कैद चाहे फांसी। जेल के बारे में तो मैं बता ही चुका हूँ कि जेल के अंदर की आखिर लोगों की जिंदगी कैसी होती है, ठीक है, ये बातें तो आप समझ गए होंगे। तो जब आपका संगीन अपराध होगा तो वो एफआईआर दर्ज कराई जाएगी, कब, जब आपके थाने क्षेत्र में आएगा। लेकिन जब किसी और थाने क्षेत्र में जब आप अपना केस दर्ज कराएंगे तो वो 0 एफआईआर के अंतर्गत आती है, ठीक है ना। लेकिन एक बात समझिए, यहाँ पर मान लीजिए कि आपका केस असंज्ञेय, मतलब इसमें दर्ज कराई गई है, नॉन एनसीआर में दर्ज कराई गई, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट में दर्ज कराई गई है, और आप चाहते हैं कि इसको आगे बढ़ाएं, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने मजिस्ट्रेट से परमिशन ले सकते हैं। मजिस्ट्रेट जो होता है इस पर जांच करेगा, परीक्षण करेगा, और वो देखेगा कि यदि आगे बढ़ाने लायक है तो आगे बढ़ा सकता है, ठीक है ना। तो आप एनसीआर को भी क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन हाँ, इसको सिंपल मत लेकर चलिएगा। मान लीजिए कि मेरा मोबाइल चोरी हुआ और मैंने क्या किया, यहाँ पर केस किया कि हाँ जी हमारा मोबाइल चोरी हो गया, मेरा उसमें कुछ इंपॉर्टेंट या बहुत ही मतलब जो है ना विशेष मेरा कुछ उसमें कोई चीज़ था, ठीक है ना। तो वहाँ पर क्या होता है कि अगर मान लीजिए अगर आपका एनसीआर मतलब आपका रिपोर्ट लिखवाने के बाद पुलिस जांच पड़ताल नहीं करता है और आपका कोई विशेष खास चीज़ है तो वहाँ पर दोषी पुलिस को दी जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि मेरा मोबाइल 10 तारीख को चोरी हुआ और 8 तारीख को कोई धमकी दे दिया, तो इसमें क्या होंगे, आप ही ना दोषी होंगे, क्योंकि आपको धमकी दी गई, आपने पुलिस को अलर्ट नहीं किया। तो इसमें क्या, ये सब भी होता है, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो समझ में आ गई होगी एफआईआर क्या होता है, 0 एफआईआर क्या होता है, चार्जशीट क्या होता है, ये संगीन अपराध नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, ये एनसीआर क्या होता है, सना क्या होता है, सारी बातें आपको आई होप समझ में आ गई होगी। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक को डिस्कस करते हुए फिर से मिलेंगे।